देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी बातें देखी या सुनी जिसमें रिलीजियस फिगर्स जो हैं वो एकदम अनसाइंटिफिक बातें कर रहे थे, एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी बिकॉज इन टुडेज डे एंड एज if you can get away by making such wrong statements and you can still continue to be a public figure, then there is something wrong with the audience. इसीलिए मैं इस वीडियो में बुढ़ों से बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि जो कि यंग हैं। This Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas Arlington. देखिए, आप रिलीजियस हैं या नहीं हैं, आप भले किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, लेकिन एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि जो साइंस जो है वो सेक्युलर होता है। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहूदी, कोई भी रिलीजन का हो, जैन, कुछ भी हो, वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो या कोई रिलीजन में मानता भी ना हो, अगर वो रिसर्च करता है तो वो उस रिसर्च में आगे ग्रो कर सकता है। आप साइंस के लॉस के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो नेचर जो है और जो नेचर को स्टडी करने का जो तरीका है जिसे हम साइंस कहते हैं वो इररिलीजियस होता है। मैं इस वीडियो में 4 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल है जाकिर नायक साहब का। इनका मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा। इस वीडियो में इनसे पूछा गया कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग साइंस में क्यों पीछे रह गए हैं या डेवलपमेंट में क्यों पीछे रह गए हैं। The Quran is a book of the guidance and the Islam is a religion of the knowledge and all this. Then why we are Muslim as a nation, as a majority, we are standing in the back among the nations? तो देखिए उनका आंसर क्या है। If we look back into the history from the 8th to the 10th century, at that time the Muslims were on top of the world because we were close to Quran and Sunnah. Today the reason the Muslims are backward is because we are far away from Quran and Sunnah. So Quran is not to blame, you and I are to blame. अब ये कैसा लॉजिक है भाई। देखिए ये इतना इलॉजिकल आंसर है, इसको ज़रूरी है कि हम पूरा डिटेल में डिकोड करें। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि 8 से 10 सेंचुरी के बीच में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर रिलीजियस बुक पढ़ते थे, इसी वजह से उन्होंने उस टाइम पर एडवांसमेंट किया और डेवलप किया और रिसर्च में आगे बढ़े। उसके बाद बिकॉज उन्होंने वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस टेक्स्ट बुक, इन दिस केस कुरान, पढ़ना बंद कर दिया, इसीलिए वो अब एडवांस नहीं जा रहे। इंस्टेड other communities and other cultures are developing faster and their community, this particular community is left behind. देखिए ये आंसर इतना गलत क्यों है। देखिए रिसर्च में कोरिलेशन और कॉजेशन के 2 एग्जांपल्स होते हैं। कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन। ये जो केस था, इन्होंने जो कहा, हो सकता है कि ये सही भी हो, लेकिन ये कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। अगर ये आंसर सही होता कि उस जमाने में वो लोग एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, इन दिस केस कुरान पढ़ते थे, इसीलिए उन लोगों ने एडवांस किया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बाद में जिन सिविलाइजेशंस ने एडवांसमेंट दिखाई उन्होंने भी वही कुरान पढ़ी होनी चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये कहाँ का लॉजिक है। आपको पता है जाकिर नायक की जगह अगर मैं होता तो मैं क्या आंसर देता? मेरा आंसर सही आंसर होता और वो आंसर ये होता। वही सोसाइटी साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट कर सकती है जो कि मेहनत करती है। जिस सोसाइटी में एजुकेशन की वैल्यू होती है और ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं, उसी सोसाइटी में ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होते हैं। और अगर कोई सोसाइटी पीछे रह गई है तो इसीलिए क्योंकि उस सोसाइटी में एजुकेशन के ऊपर और उस लेवल की मेहनत नहीं हुई है जो कि दूसरी सोसाइटी में हुई है जो ज़्यादा एडवांस कर गई है। आप एक एग्जाम्पल देखिए ना, आपको क्या लगता है कि युगांडा, अफगानिस्तान में कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा नहीं होता? होते होंगे ना। लेकिन वही अगर टैलेंटेड बच्चा अगर यूएस में अगर पैदा हो गया होता या किसी और डेवलप्ड कंट्री में पैदा हो गया होता, उसको अपने टैलेंट को निखारने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए पूरा मौका मिलता, उसको वो हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती, इसीलिए वो उस सोसाइटी में एडवांस कर पाता। और इसी तरह से पूरी सोसाइटीज़ एडवांस करती हैं। आप जापान का एग्जाम्पल देखिए ना, उन्होंने कार्स की इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में और कई इंडस्ट्रीज़ में कितना एडवांसमेंट कर लिया है। अब वो कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे वो लोग। जापानीज़ ने हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसीलिए जापानीज सोसाइटी इतना एडवांस कर गई। आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आइजैक न्यूटन का तो आपने नाम सुना ही होगा। ही इज़ प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम बिकॉज द वे ही कनेक्टेड विथ नेचर, उस तरह से शायद ही कोई और आदमी इस तरह से यूनिवर्स और नेचर से कनेक्ट किया हो।
अब न्यूटन के बारे में एक बात देखिए, न्यूटन ने कभी कुरान नहीं पढ़ी थी, न्यूटन ने सिर्फ बाइबल पढ़ी थी एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन. इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हाटएवर न्यूटन्स लॉस ही प्रपोज्ड वर नॉट रिलेटेड टू रिलीजन एट ऑल. एंड मोर ओवर, ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर एथिस्ट होते हैं, ए रिलीजियस होते हैं. ऐसा नहीं कह रहा कि वो रिलीजियस नहीं होते, रिलीजियस साइंटिस्ट भी होते हैं, लेकिन अगर रिलीजन का और साइंस का इतना मेल जोल होता तो रिसर्च पेपर्स जितने भी हैं, जो भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, आज तक के अब सारे जो टॉप पेपर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उन सारे पेपर्स को आप खोल कर देखिए और देखिए कि उन्होंने किस रिलीजियस बुक को रेफर किया हुआ है. उस पेपर में एक भी रिलीजियस बुक आपको नहीं मिलेगी. किसी भी हाई क्वालिटी इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में आपको किसी कुरान, बाइबल, वेद या गुरु ग्रंथ, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक क्यों ना हो, या तोरा, उसका डिस्कशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बेसिस बनाकर आप रिसर्च नहीं कर सकते. रिसर्च जो होता है, वो साइंस जो होता है, वो आपको नेचर में डिस्कवर करना होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका जो साइंटिफिक बेसिस क्या है उस पेपर को लिखने के पीछे, ये आपको अच्छी तरह डिफेंड करना होता है. आपको पता है एक्चुअल रीज़न क्या है? देखिए, एक्चुअल रीज़न ये है कि ऐसा ज़माना था कई सेंचुरीज तक का जहाँ पर जो यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो होती थी उनके ऊपर वो कैथोलिक चर्च रूल करता था, रिलीजन रूल करता था. और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा चेंज आने लगा सोसाइटीज़ में जब साइंस की एडवांसमेंट होने लगी थोड़ी थोड़ी, और रिलीजियस फिगर्स जो हैं उनका रोल पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में कम होता गया, और ऐसा लेवल आ गया जहां पर मैक्सिमम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होने लगे. लेकिन उस टाइम पर रिलीजियस फिगर्स की इंटरफेरेंस सोसाइटी और गवर्नेंस में बहुत ही कम हो गई या ना के बराबर हो गई. देखिए, इस केस में गैलीलियो गैलीली से अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है. गैलीलियो ने उस टाइम पर इधर टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था या फिर जो ऑलरेडी इन्वेंटेड टेलीस्कोप था उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की थी. एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ ऑल टाइम्स. गैलीलियो ने क्या किया कि उन्होंने जो टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके जो देखा कि ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में होता क्या है, उन्होंने ये कहा, कोपरनिकस का जो थियरी था कि एक्चुअली सन इज़ इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. उन्होंने इसी थियरी को और ज़्यादा एविडेंस दिया और उन्होंने जुपिटर को भी क्लोजली देखा और कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए. उस टाइम पर चर्च ने उन पर हेरेसी का चार्ज लगा दिया. हेरेसी का मतलब यह है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी के, उनके अगेंस्ट गैलीलियो साहब जा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से अर्थ जो है, जो धरती है, वो बीच में है और बाकी सूरज और दूसरे प्लैनेट्स हमारे और चक्कर लगाते हैं. ये इतनी अनसाइंटिफिक बात थी, उन्होंने गैलीलियो को प्रोसिक्यूट किया और उनको हाउस अरेस्ट में भी डाल दिया गया. गैलीलियो को टॉर्चर करने में पोप अर्बन 8 का बहुत बड़ा रोल था. उस पोप के हाथ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर भी होती थी और उस पोप ने गैलीलियो के ऊपर केस चलाकर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया उनके साथ. ये जो अन्याय गैलीलियो के साथ हुआ, उसको लेकर 31 अक्टूबर 1992 को पोप ने माफ़ी मांगी. कैथोलिक चर्च ने माफ़ी मांगी कि चलो हमसे गलती हो गई. इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं. देखिए ये मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं. लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है. ये लॉजिक ये गलत है बेटा. साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है. असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है. बिल्कुल. और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती. साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक. तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की. आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है. ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना. मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है. तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है. तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना. किस पागल ने इनको स्टूडियो में बिठा दिया और बच्चों से बात करवा दी. शर्म करो यार, शर्म करो. अब आगे चलते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं. यह है स्वामी नित्यानंदा साहब. इनका लॉजिक देखिए. I don't know how many of you today observed. I got little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7.
I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today, 40 minutes sunrise late. It was actually only after I came out, finishing the Dwajarohanam, sun was even seen in the east. मतलब कुछ भी बकवास करोगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के लेवल का लॉजिक ये है कि जो सूरज है, सन डजंट राइज और सेट, सूरज उगता और ढलता नहीं है, सूरज वैसे ही रहता है। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ यू आर ऑन, आपको दिन या रात होगी। अगर आप सूरज को फेस कर रहे हैं इस टाइम पर तो आपको दिन होगा, अगर आप उससे दूर जा रहे हैं तो आपके लिए वो रात हो जाएगी। इस केस में एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है। और ये बात भी जान लीजिए कि जो अर्थ है इट रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट डजंट गेट फास्टर और स्लोअर। इन साहब का जो लॉजिक था कि सूरज 40 मिनट देर से होगा, इसका मतलब रोटेशन जो है वो स्लो हो गया होगा। और अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाए तो डिजास्टर हो जाएगा। पता है, देखिए, अगर आप कार में जा रहे हैं एंड देन इफ यू सडनली ब्रेक, व्हाट हैपेंस, आप आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि आपका जो इनर्शिया है वो आपको उसी स्पीड में रखने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली आगे जाएगी, उसको जाने से रोकने के लिए हमारे इस तरफ सीट बेल्ट होती है। इसीलिए हम जब भी गाड़ी रोकते हैं हम धीरे धीरे रोकते हैं, हम सडनली ब्रेक नहीं मारते। अगर आप 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं तो आपको जीरो आने के लिए आप धीरे धीरे आप ब्रेक लगाते हैं। सडनली जोर से अगर आप ब्रेक दबा देंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली आगे जाएगी। समझे? और इस लॉजिक से देखा जाए, और अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो गया होता उस दिन, तो क्या होता कि वेदर कंडीशंस बहुत ही खराब हो गए होते, साइक्लोन्स आ जाते, और वो भी नहीं, पेड़ उखड़ के बाहर आ जाते। भाई देखिए, सिंपल लॉजिक ये है कि सन डिड नॉट कम लेट दैट डे, अर्थ ऑल्सो डिड नॉट स्लो डाउन। व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग इज प्योर नॉनसेंस। आप रिलीजन को फॉलो करिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी रिलीजन को फॉलो ना करिए, लेकिन आप उस रिलीजियस फिगर्स जो हैं उनकी हर बात को मत मानिए। अगर उनकी कोई बात साइंस के अगेंस्ट है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनकी सारी बातें गलत हैं, हो सकता है कि उनकी कई बातें सही भी हों, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना खुद का जजमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एनालाइज करिए और देखिए कि आपको किस बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इसलिए ऐसी गलती कभी ना कीजिए जहाँ पर आप रिलीजन को और साइंस को मिक्स कर दें। देखिए, साइंस ने रिसर्च के थ्रू आज तक जो भी अकॉम्प्लिश किया है, अगर वो रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बेस करके किया होता तो हम इतने आगे कभी नहीं बढ़ पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में, मैं इसी से मिलते जुलते और वीडियो भी बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।